हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दो लोग महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस एआरओ आरओ के लिए यह वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे या यक्ष तरंगे। दूसरा विकल्प कह रहा है रेडियो तरंगे, यक्ष किरणें, सूक्ष्म तरंगे या अवरक्त किरणें। तीसरा विकल्प कह रहा है यक्ष किरणें, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे। चौथा विकल्प है अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे, यक्ष किरणें या रेडियो तरंगे। तो आपको बताना है कि इन विकिरणों में कौन सा अवरोही क्रम में है, यानी कम से ज्यादा की तरफ है। तो सबसे कम आवृत्ति देखा जाए तो यक्ष किरणों की होती है, फिर उसके बाद अवरक्त की होती है, फिर सूक्ष्म तरंगों की होती है, फिर रेडियो तरंगों की होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी आरोही क्रम में आपका राइट आंसर होगा सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेनी द्वारा लिखी गई थी? इंडिका, नेचुरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। दोस्तों, जो प्लेनी था यह एक यूनानी यात्री था। यूनानी यात्री था यह। एक बात तो जानना है हमें कि यह कौन था, यूनानी था। और यह इसने तब भारत की यात्रा की थी, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, नेचुरल हिस्ट्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी, जो कौन था, एक यूनानी यात्री था। अगर इंडिका की बात करें तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इंडिका भी मेगास्थनीज के लिए द्वारा लिखी गई थी। यह भी कौन था, एक यूनानी यात्री था, मेगास्थनीज के द्वारा, यानी मेगस्थ नीच के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो है दोस्तों, यह किसी अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इसमें भारत और यूनान के व्यापारिक संबंध के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन यह कौन सा लेखक था इसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक या साधारण बिल। तो दोस्तों, जो मतलब राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं, जिसमें साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है दोस्तों, या किसी भी विधेयक सदन में लाया जा सकता है, यानी यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये दोनों विधेयक क्या होते हैं, किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। जिस सदन में लाए जाएंगे उसमें क्या होगा दोस्तों कि पहला सदन पास करके वह दूसरे सदन के कर देगा। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केवल लोकसभा में लाया जाता है। यानी जो धन विधेयक होता है इसे राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, यानी ये केवल लोकसभा में लोकसभा में लाया जाता है। और जब इस विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उस पर 14 दिनों के अंदर, यानी राज्यसभा क्या कर सकती है, 14 दिनों के अंदर उस पर अपना जवाब देना इसे कंपलसरी होता है, यानी अनिवार्य होता है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा उस पर कोई संशोधन या अपना कोई जवाब नहीं देती है तो धन विधेयक यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा से पास हो गया है। एक तरह से कहा जाए, धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई राइट्स नहीं दिया गया है, मतलब कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और धन विधेयक पर केवल लोकसभा में ही जो अधिकार प्राप्त है, केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। ठीक दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कंचनजंगा पर्वत का शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम? जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है दोस्तों, या सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। या दोस्तों भारत में स्थित क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। या भारत में, भारत की, यानी भारत की स्थित की बात कर रहा हूं सर, भारत की, भारत में, यानी जो भारत में स्थित है, स्थित सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है दोस्तों। लेकिन अगर भारत में, भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, यानी अगर भारत में स्थित की बात कर ली जाए, वर्तमान में भारत में जो स्थित है या दूसरी चोटी है, लेकिन उस देखा जाए तो भारत की दूसरी है। अगर भारत की बात करें तो K2, ये K2 एक पर्वत चोटी है जो काराकोरम में स्थित है। जो K2 है ये काराकोरम में स्थित है। वर्तमान में ये पीओके में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। इसी कारण K2 क्या है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर स्थित लगा देता है तो कंचनजंगा या कंचनजंगा पर्वत जो है दोस्तों, यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है? विश्व वृक्ष, गोदान, दुर्गेश नंदिनी या आनंद मंठ? जो वंदे मातरम गीत है दोस्तों, यह भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और यह किसका अंग है? तो आनंद मठ का। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या बेबल योजना? तो दोस्तों जो भारत का विभाजन हुआ था वह माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अगर देखा जाए आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, माउंटबेटन योजना जो है यह 1947 में लाई गई थी। 1947 में लाई गई थी। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो यह भारत में 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। और बेबल योजना की बात करें तो यह योजना लॉर्ड बेबल के द्वारा 1945 में प्रस्तुत की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों कायदे आजम जो है या मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, पुणे में या वाराणसी में? तो महात्मा गांधी द्वारा जिस समय, यानी एक तरह से कहा जाए तो 1916 में, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जन समारोह में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी पब्लिक स्पीच को दिया था। तो वो कहाँ है? वर्तमान में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वह वाराणसी में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या सरदार पटेल? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जो जेपी कृपलानी थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, यानी अध्यक्ष थे। तो जेपी कृपलानी दोस्तों उस समय अध्यक्ष थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या कश्मीर? तो बादलों का घर जो है दोस्तों, यह भारत के मेघालय को कहा जाता है। मेघालय में एक स्थान है दोस्तों जिसे मानसिन राम कहते हैं, यानी मासिन मासिन राम कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों
मेघालय में ही स्थित है, यहीं पर पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी मासीराम में पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वह यहीं पे दर्ज किया गया है। इसी कारण बादलों का जो घर कहा जाता है वह मेघालय को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान है चेरापूंजी, जहां पहले रिकॉर्ड ये दर्ज होता था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड बदलकर मासिनराम में हो गया है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। यहीं पे दूसरा स्थान है चेरापूंजी। चेरा पूंजी स्थान है दोस्तों। यहाँ पर पहले क्या होता था, सर्वाधिक वर्षा होती थी, लेकिन अब क्या है, मासिन राम में वर्षा सर्वाधिक होने। दोनों स्थान कहाँ पे हैं, मेघालय में है। इसी कारण मेघालय को क्या कहा जाता है, बादलों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? हाकिंस, थॉमस रो, मांस मांसरेट या पीटर मुंडी? तो शाहजहां के काल में दोस्तों जो यूरोपीय यात्री भारत की यात्रा पर आया था वह कौन था? पीटर मुंडी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। हाकिंस और थॉमस रो की बात करें तो यह मुगल बादशाह, यानी ये दोनों मुगल बादशाह जहांगीर, यानी जहांगीर के समय भारत की यात्रा पर आए थे। ये भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इनको भी कभी कभी सीक्वेंस में मिलाने के लिए दे देता है। तो हाकिंस और थॉमस रो जो है या जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे, और पीटर मुंडी क्या था, मुगल बादशाह शाहजहां के काल में या भारत की यात्रा पर था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण कहाँ की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? तो दोस्तों बाबर द्वारा 1505 ईस्वी में, बाबर द्वारा यानी बाबर ने 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में काबुल की विजय की थी। और काबुल की विजय के बाद वहीं पर इसने एक नई पदवी पदशाह, जिसे बादशाह कहते हैं, यानी पद शाह की उपाधि धारण करता है। इससे पहले बाबर क्या था, मिर्जा की उपाधि धारण करता था। यानी 1505 से पहले बाबर क्या था, मिर्जा की उपाधि धारण करता था। और 1505 में काबुल की विजय के बाद बादशाह बाबर द्वारा एक नई उपाधि धारण की गई, जिसे हम पदशाह या बादशाह कहते हैं। तो वह कहाँ धारण की गई थी सर्वप्रथम? तो काबुल में की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया? फ्रांस, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा फ्रांस सरकार से 36 राफेल विमान खरीदे गए हैं। वह किस देश से खरीदे गए हैं? तो फ्रांस से खरीदे गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युगांडा देश की राजधानी है? किसंसा, खर्तूम, माले या कंपाला? तो युगांडा देश या अफ्रीकी देश है दोस्तों। यानी युगांडा जो है यह एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कंपाला है। यानी आपकी राइट आंसर हो जाएगा डी, कंपाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? कनाडा और अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी और पोलैंड या ब्रिटेन और आयरलैंड? जो हिंडनबर्ग रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित, यानी इन दो देशों की सीमा को ही हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी जर्मनी और पोलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 295? जो संविधान में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, तो निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान किया गया है। यानी आर्टिकल 324 की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो वर्तमान में यह एक 3 सदस्यीय आयोग है। 3 सदस्यीय आयोग है, यानी 3 सदस्यीय आयोग है।
सदस्यीय आयोग है, जिनके सदस्यों का कार्यकाल जो इसमें मुख्य आयुक्त होता है, उसके सदस्यों का 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में जो उम्र पहले होती है वह उसी के बाद यह कार्य करता है, रिटायरमेंट हो जाता है। इसके सदस्यों की या इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी भारत का राष्ट्रपति करता है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु संलयन पर, रासायनिक अपक्रिया पर, परमाणु विखंडन पर या कृत्रिम रेडियो एक्टिवता पर? तो दोस्तों, जो परमाणु बम बनाया गया था या परमाणु विखंडन पर बनाया गया था। यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु विखंडन पर या काम करता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर परमाणु संलयन की बात करें तो एक बम बाद में परमाणु बम के बाद हाइड्रोजन बम बनाया गया था। हाइड्रोजन बम बनाया गया था, जो बम बनाया गया था। हाइड्रोजन बम क्या है दोस्तों? या परमाणु संलयन पर काम करता है, और परमाणु बम जो है परमाणु विखंडन पर काम करता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? चीन, भारत, अमेरिका या रूस? संख्या के मामले में देखा जाए, जो विश्व की सबसे बड़ी सेना है तो वह चीन है। यानी ये प्रथम स्थान पर चीन आता है, और भारत की संख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर रहती है। यानी द्वितीय स्थान किसका है? तो भारत का है। प्रथम स्थान चीन का है तो द्वितीय स्थान भारत का है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939, 1945, 1948 या 1952? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा जिस समय यानी जिस समय समय भारतीयों द्वारा, एक तरह से कहा जाए भारतीय नेताओं द्वारा स्टेट गवर्नमेंट से इस्तीफा दे गया था। अभी जो 1937 में राज्य सरकारों का गठन हुआ था, इससे भारत ने अपने राज्य सरकारों से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, रिटायर। तो उसी कारण मुस्लिम लीग के द्वारा, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा क्या हुआ था? 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1939। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? एक तरह से कहा जाए, ये तीनों न्यायालय भारत के सबसे प्राचीनतम न्यायालयों में से एक हैं। इनकी स्थापना की बात करें तो विकल्प है 1891, 1861, 1880 या 1893। तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1861 में की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर कभी कभी दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना पूछ लेता है आपसे, यानी किसकी? इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना पूछ लेता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी ये न्यायालय 1866 में, यानी 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम जब इसकी स्थापना की गई तो कहाँ की गई थी? वर्तमान के आगरा प्रांत में की गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और दोस्तों या अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इन वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत की जाती है। तो आप लोगों की थोड़ा सा अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोग आपके लिए और बेहतर मेहनत कर सकते हैं। हमारी टीम भी और आपके लिए अच्छा काम कर सकती है। तो आप वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।